पिंटू, वकील साहब कब तक आएंगे? हमें यहाँ से निकलना भी है। ये बाबूजी ने कहाँ वसीयत के चक्कर में हम सबको फंसा दिया। वो तो पता ही है कि हम तीनों भाई का ही सब कुछ है। आपस में हम तीनों भाई बांट लेते। ऑफिस से इतनी छुट्टी नहीं मिलती है। बॉस भी नाराज होंगे और बच्चों के स्कूल की भी छुट्टी इतनी हो गई है, पिंटू के बड़े भाई ने कहा। पिंटू एकदम सीधा और सरल स्वभाव का था। हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, पर कुछ दिनों से उदासी ने उसे घेर रखा था। होता भी कैसे नहीं, उसके जान से प्यारे बाबूजी हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुके थे। पिंटू की सारी दुनिया अपने बाबूजी के इर्द गिर्द ही घूमती थी। वही एक ऐसे शख्स थे जो पिंटू की कद्र करते थे, वरना तो सब लोग उसे निकम्मा ही समझते थे। कुछ साल पहले पिंटू की माँ भी उसको छोड़कर चली गई थी। जाते वक्त लेकिन उसकी माँ ने उससे एक वादा ले लिया था कि उसके जो दोनों बड़े बेटे हैं वो अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त रहते हैं, जिसकी वजह से वे अपने बाबूजी का हालचाल कभी नहीं पूछ पाएंगे। तो तुम मुझे वचन दो कि तुम अपने बाबूजी को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, हमेशा उनके साथ रहोगे और उनका सहारा बनोगे। पिंटू ने अपनी माँ को वचन दे दिया और ये बात उसने किसी को नहीं बताई। पिंटू की पढ़ाई इंटर तक हो पाई थी। उसके भाई उसे आगे पढ़ाने के लिए शहर बुला रहे थे, परंतु माँ के वचन की वजह से उसने बाहर जाने से इनकार कर दिया। और कहीं ना कहीं उसे अपनी भाभी का व्यवहार भी अपने साथ सही नहीं लगता था। दोनों ही भाभियां शहरी जिंदगी को ही पसंद करती थीं। गांव आने में भी उनको अपनी बेइज्जती लगती थी, इसलिए बाबूजी को वहां ले जाना भी सही नहीं था और न ही उनको छोड़कर अकेले जा सकता था। गांव के सब लोग उसे नालायक समझते थे और उसके बाबूजी से कहते थे कि तुम्हारा ये बेटा किसी काम का नहीं निकला। वो सुनकर हंसकर टाल देते थे। पिंटू ने वहीं रहकर बाबूजी के खेतों में खूब मेहनत से काम किया। उसका परिणाम ये हुआ कि हर साल सबसे ज्यादा फसल पिंटू के खेत में ही होती थी। फसल बेचने के बाद जो पैसा मिला करता था वह बाबूजी को देता था। बाबूजी उससे जमीन लेकर डाल देते थे। धीरे धीरे पिंटू की मेहनत रंग लाई और आज आसपास के गांव में सबसे ज्यादा जमीन पिंटू और उसके बाबूजी की ही थी। बाबूजी हमेशा कहते हैं कि मैं ये सब जमीन तेरे नाम कर देता हूं, लेकिन पिंटू हमेशा मना कर देता था। बाबूजी ने पास के गांव से एक लड़की देखकर पिंटू का विवाह कराने का सोच लिया, मगर पिंटू ने उस लड़की से मिलने की इच्छा व्यक्त की। बाबूजी मान गए। पिंटू जब काजल से मिला तो उसने बात की और उसे अपने माँ के वचन के बारे में बताया और कह दिया कि अगर वो इस बात पर तैयार है तो ही इस विवाह के लिए हाँ करे। काजल बहुत समझदार लड़की थी। उसने उसकी बात मान ली। वो समझ गई थी कि पिंटू कितना सीधा और सरल है। उसको उसकी यही सरलता भा गई थी और वो विवाह के लिए तैयार हो गई थी। वो खुद को बहुत किस्मत वाली समझती थी जो उसे ऐसा पति मिला था। जो अपने माता पिता से इतना प्यार करता है वो अपनी बीवी से भी बहुत प्यार करेगा, वो ऐसा सोचती थी। पिंटू की भाभी जब कभी कभी गांव आती तो काजल को एक अलग ही नजर से देखती। वो उसे एक नंबर का बेवकूफ समझती थी और आपस में दोनों देहाती कहकर ही उसके लिए बात करती थी। काजल ये सोचकर इग्नोर कर देती, अब थोड़े दिन के लिए आई हैं, मैं इन्हें क्या जवाब दूं। बेकार में घर का माहौल खराब होगा और बाबूजी को दुख होगा। बाबूजी को दुख होगा तो मेरे पति भी दुखी होंगे, इसलिए वो इग्नोर कर देती थी। आखिरकार वकील जी आ ही गए। सब लोग एक जगह इकट्ठे हो गए थे। पिंटू के भाई काफी खुश थे। दोनों सोच रहे थे अपना अपना हिस्सा लेकर जल्दी से निकल जाएंगे।
वकील साहब ने सबको बैठने के लिए कहा और बाबूजी की वसीयत पढ़ना शुरू की। मेरे प्यारे लायक बेटों, तुम सबको हमेशा यही लगता रहा कि मेरा पिंटू एक निकम्मा नालायक बेटा है, लेकिन असल बात तो ये है उसके जैसे बेटे तो किस्मत वालों के यहाँ जन्म लेते हैं। वो है तो मेरा बेटा, मगर उसने हमेशा माँ की तरह मेरा ख्याल करा। उसने अपनी माँ के दिए हुए वचन के लिए अपना सारा जीवन निछावर कर दिया। उसने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और यहाँ रहकर मेरी सेवा की ताकि मैं अकेला ना रह जाऊं। मुझे तो कभी पता भी नहीं चलता उसको और उसकी माँ के वचन के बारे में, अगर मैं उसको और काजल को बात करता हुआ नहीं सुन लेता। अब मेरे पास जो कुछ भी है सब मेरे पिंटू का ही है, उसी की मेहनत का नतीजा है। तो इसलिए मैं अपना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने उसी नालायक बेटे को दे रहा हूं। मेरी किसी भी चीज पर मेरे किसी भी लायकमंद बेटों का कोई हक नहीं है, जिन्होंने कभी मुझे मुड़कर तक नहीं देखा कि मैं जिंदा हूं, मर गया हूं, कैसा हूं, मुझे कुछ चाहिए या नहीं। मैं जब भी बीमार हुआ मेरे पिंटू ने ही मेरी देखभाल की। मेरे बड़े बेटों ने तो मुझसे मिलना तक जरूरी नहीं समझा, कुछ करना तो दूर की बात रही। और उसके अलावा मेरी पत्नी का जो भी जेवर है उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू काजल का ही हक है। मेरी शहरी बहुओं का उस पर कोई भी हक नहीं है। जिनको गांव में खड़े होने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है, वो गांव वाली सास के जेवर का क्या ही करेंगी। वकील साहब वसीयत पढ़ना खत्म करते हैं। दोनों भाइयों के और उनकी पत्नियों के ये देखकर मुंह लटक जाते हैं और दोनों चुपचाप अपने परिवार के साथ वहां से चले जाते हैं। आंगन में खड़ा हुआ पिंटू उस समय गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सबसे गरीब महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी असली दौलत उसके जान से प्यारे बाबूजी थे, जो हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुके थे। आशा करती हूँ कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और उसे शेयर करें और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।